Assalamu alaikum students. Today we are going to learn citation in research. इसमें हम देखेंगे इसकी significance क्या है and what are the formats of citation while doing research. अभी अगर इसका आप इमेज देखें तो हमें यहाँ पर इमेज नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है जी credit where credits due. तो इनफैक्ट साइटेशन जो है वो इसीलिए की जाती है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो और आपने कोई बुक्स पढ़ी हैं, कोई मैगज़ीन्स, कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं और आप उनमें से कोई बात जो है वो कोट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर उसमें आपने जिस पर्सन की जिस बुक से, जिस आर्टिकल से, जिस मैगज़ीन से आपने उस बात को कोट किया है, तो जो उसका ओरिजिनल ऑथर है या उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, आप उसको वहाँ पर साइट करेंगे, आप उसका हवाला देंगे और वो एक्चुअली वो आप क्रेडिट दे रहे होंगे जिसका वो क्रेडिट है जिसने वो बात की है। तो साइटेशन इन रिसर्च जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। व्हाट इज़ साइटेशन? तो जब हम इसको समझते हैं कि साइटेशन होता क्या है, तो जब नॉर्मली आप कोई भी बात कह रहे होते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, तो आपके बात की, आपकी ओपिनियन की, आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू की उतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है जब तक कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से, किसी रिलायबल सोर्स से उसको आप प्रूव नहीं करते और आप ये नहीं बताते कि ये फ़लाँ स्कॉलर या फ़लाँ बंदे ने भी ये बात की है। तो वो जब आप उस बात के लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बात जो है वो उसमें वेटेज आ जाता है। तो ये होता है जिसमें आपको साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्सर जब किसी के साथ कोई भी किसी में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा, ये बात आपने कैसे की? तो आप बताते हैं कि ये बात तो फ़लाँ फ़िलासफ़र ने भी की है, फ़लाँ राइटर ने भी कहा है, फ़लाँ स्कॉलर ने भी ये बात कही है। तो वो फिर आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा जी, कहाँ लिखा है? तो वो जो कहाँ लिखा है वो है साइटेशन, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ साइटेशन। तो साइटेशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो अ साइटेशन आइडेंटिफाइज़ द ओरिजिनल सोर्स फॉर एन आइडिया, इंफॉर्मेशन और इमेज दैट इज़ रिफर्ड टू इन अ वर्क। आप अपने काम में कोई भी एक आइडिया प्रोपेगेट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को प्रोवाइड करते हैं या आप एक इमेज जो है उसको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो इमेज आप यूज़ करते हैं, तो आप वो उसका जो रेफरेंस है, उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, आप उसके बारे में बताते हैं। तो जो साइटेशन होता है वो आपको एक्चुअली वो उस ओरिजिनल सोर्स को आइडेंटिफाई करने की बात है। तो वो ओरिजिनल सोर्स को जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटेशन। तो साइटेशन जो है, बेसिक साइटेशन इंक्लूड्स द ऑथर, टाइटल एंड पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स। तो जो सोर्स आपने प्रोवाइड किया है अपने रिसर्च वर्क में, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने कोई भी किसी किस्म का भी आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसमें आप किसी भी आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, इमेज को आप शेयर कर रहे हैं, तो आप उसमें जो उसकी साइटेशन होगी उसमें आपका जो उस जहाँ से आपने वो लिया है उस सोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप देंगे, जिसमें अगर हम कहेंगे तो मेन पॉइंट्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं ऑथर, टाइटल और उसके पब्लिकेशन का इंफॉर्मेशन जो है वो उसका ईयर कौन सा है, डेट कौन सी है, किस इशू में आया, कौन सी पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज साइटेशन एलिमेंट्स के साइटेशन जो है वो आप किस किस चीज़ को साइटेशन कह सकते हैं या कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो देयर आर टिपिकली टू एलिमेंट्स ऑफ साइटिंग अ सोर्स। आप दो तरीके से एक सोर्स को साइट करते हैं, वो हैं जी, नंबर वन इन टेक्स्ट साइटेशंस एंड नंबर टू एंड ऑफ वर्क साइटेशंस। यानी एक साइटेशन आपकी चलती है जिस वक्त आप अपना काम लिख रहे होते हैं, आपका थीसिस, आपका प्रोजेक्ट, आपका आर्टिकल चल रहा होता है, आपका ऐसे चल रहा होता है। उस ऐसे के दौरान आप कहते हैं अच्छा ये वाली बात ये तो फलां बंदे के अकॉर्डिंग ये है, तो उसमें फिर आप उसको वहाँ पर भी साइट कर देते हैं और जहाँ से वो आपने लिया है, वो बात लिया है, वो कोट लिया है, अक्सर आप अपने पेपर में भी लिखते हैं, आपको लगता है पेपर में आपको कोट करना चाहिए, आप बहुत सारी कोटेशंस लेकर आते हैं, उन कोटेशंस को आप इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि ये फ़लाँ क्रिटिक ने कहा है, ये फ़लाँ फ़िलासफ़र ने कहा है, फ़लाँ स्कॉलर ने कहा है। और समटाइम्स ये होता है कि आपको उसका नाम याद नहीं होता और आप सिंपल कह देते हैं अ क्रिटिक सेज, अ फ़िलासफ़र सेज, अ स्कॉलर सेज, या फिर आप किसी के साथ भी कोई भी ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी सपोज्ड नाम जो है वो लिख देते हैं कि कौन सा एग्जामिनर ने देखना है। तो ये चीज़ें
अभी तक तो चल जाती हैं जब आप कोई भी इस तरह का एक कॉमन जो आप कर रहे होते हैं, जिसको आप ऑर्डनरी वर्क आप जो कर रहे होते हैं क्लासरूम में, उस वहाँ तक तो चल जाता है। बट व्हेन यू कम टू योर एसेज, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, या आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जब आप एक रिसर्च स्टूडेंट हैं, देन यू नीड टू साइट ऑल योर सोर्सेज। जो भी आपने जहाँ से भी जो चीज़ भी आपने वहाँ पर कोट करनी है, तो आपको उसके ऑथेंटिक सोर्स को साइट करना पड़ता है, उसका हवाला देना पड़ता है, उसका रेफरेंस देना पड़ता है। तो उसके दो तरीके पे आप उसको रेफरेंस को वहाँ पर कोट करते हैं, एक होता है इन टेक्स्ट साइटेशंस और एक होता है एंड ऑफ वर्क साइटेशंस। अच्छा, अब इन टेक्स्ट साइटेशन जो होता है, इसके साथ ये नहीं होता कि आपका एंड ऑफ वर्क साइटेशन ख़त्म हो जाएगा। आपका एंड ऑफ वर्क साइटेशन जो है वो हर एक प्रोजेक्ट, हर एक आर्टिकल, हर एक ऐसे, हर एक रिसर्च का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको हर सूरत में देना होता है। अब इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है? जो इन टेक्स्ट साइटेशंस आर मेंट टू बी ब्रीफ so that they do not distract the reader or interrupt the flow of the writing. अब इन टेक्स्ट साइटेशंस अभी आगे जाकर हम इसके एग्जांपल को भी देखेंगे कि किस तरह से होती हैं, लेकिन ये बहुत ब्रीफ होती हैं। और इसकी रीज़न जो होती है वो ये होती है कि आपका जो रीडर है, वो जब आपके उस आर्टिकल को पढ़ रहा होता है या आपके ऐसे को पढ़ रहा होता है, तो उसमें उसका जो राइटिंग का फ़्लो है, सॉरी, जो उसका रीडिंग का फ़्लो है, वो उसमें इंटरप्शन नहीं हो, उसमें उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो किसी तरह से, वो उसका फ़्लो जो है वो उसी तरह से सस्टेन रहे। दे आर ऑल्सो इंटेंडेड टू अलाउ द रीडर टू क्विकली आइडेंटिफाई विच सोर्स वॉज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस। और असल में इसका वजह ये होती है, अब अगर हम ये कहें कि अच्छा, फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते अपने रीडर को, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते, तो फिर आप वहाँ पर उस सोर्स को साइट कर ही क्यों रहे हैं? तो उसकी रीज़न जो है वो ये होती है कि इससे ये आपका जो रीडर होता है वो क्विक रेफरेंस उसको मिल जाता है, क्विकली वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने ये जो बात की है ये ऑथेंटिक है, उसको वो सेटिस्फाई हो जाता है, और उसके बाद उसका जो रीडिंग है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये एक आपका पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस होता है जो आप रेडी रेफरेंस के लिए वहीं पर साइट कर देते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन। तो इन टेक्स्ट साइटेशन जो है ये, हाँ, उसकी डेफिनेशन भी हो जाती है, और उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ इन टेक्स्ट साइटेशन और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, तो फिर आप ये चीज़ बताएंगे। जी, ये हमारे सामने है जी कुछ चीज़ें, साइटेशन वर्सेस रेफरेंसेस। अब अगर हम इसको गौर से देखें, तो ये जो आपके लेफ़्ट पे जो साइटेशन जहाँ पर लिखा है, ये है आपका इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके जो सिंपल आपकी ग्रे लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस जो हैं, वो आपका राइटिंग है जो आप लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप जो रेड इन्वर्टेड कॉमास हैं, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कोट है जो आपने यहाँ पर लिखा है, जो आपने यहाँ पर कोट किया है, जो भी वो एक्सट्रैक्ट है। और उसके बाद जो ब्रैकेट है, वो ब्लू वाली ब्रैकेट, उसके अंदर ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन, वो एक्चुअली वो साइटेशन है जो आपने यहाँ पर अपने सोर्स के बारे में दिया है। वो आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके पर होगा। इसी तरह से एक इमेज आपने यहाँ पर लिखा और उस इमेज के साथ फ़ौरन आपने ब्रैकेट में कोट कर दिया, और यहाँ पर आपने साइटेशन कि आपने ये इमेज किधर से लिया है, इसका सोर्स क्या है आपके पास। तो ये चीज़ है जो हम साइटेशन में, इंटेक्स्ट साइटेशन के लिए। और हमारे राइट पर जो इमेज है वो है रेफरेंसेस के लिए, जिसमें आप नंबरिंग देख रहे हैं कि ये हमारा जो एंड पर जो लास्ट पेज होता है हमारे आर्टिकल का, हमारे ऐसे का, जो कि आपको जो है नॉर्मली हमारे लेक्चर्स में भी आपको नज़र आ जाता है। तो ये रेफरेंसेस हैं जो कि हमने पूरे इसने अपने आर्टिकल को, अपने ऐसे को लिखने के दौरान जो हमने यूज़ किए हैं, जितने भी सोर्सेस, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कोट करने हैं, वो सारे हमने यहाँ पर साइटेशन उसकी प्रॉपर देनी है। उसके बाद एक और हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है जी इंटेक्स्ट साइटेशन वर्सेस रेफरेंस लिस्ट की। इंटेक्स्ट साइटेशन में हम देख लीजिए, यू यूज़ ओनली अ फ्यू बेसिक डिटेल्स। अब इसमें बहुत बेसिक डिटेल्स होती हैं। उन बेसिक डिटेल्स में क्या होता है कि आपका राइटर का नाम होता है, आपका डेट होता है, और उसके साथ समटाइम्स पेज भी होता है। और ये डायरेक्ट कोट कर रहे होते हैं जब, तो उसमें फिर आप डायरेक्ट कोट में आप पेज नंबर भी लिख देते हैं। बस हर जगह पर पेज नहीं होता है, आप पेज आपकी चॉइस है, आपको अगर अवेलेबल है तो आप उसको लिख भी सकते हैं जी। अब उसमें क्या है कि जी ये कुछ हमारे जो है रिसर्चर जो है वो बता रहा है, और उसके बाद उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पर कोट किया है, और उस कोट के साथ उसने आगे ब्रैकेट में रेफरेंस लिख दिया है। इसके बाद है जी रेफरेंस लिस्ट, और इसमें है यू यूज़
ऑल ऑफ द डिटेल्स। अब इन टेक्स्ट साइटेशन में आपने बेसिक डिटेल्स लिखी हैं, बेसिक में सिर्फ आपका राइटर का नाम था, ईयर था, और इफ़ पेज नंबर इज़ अवेलेबल, तो वो आपने लिख दिया। और रेफरेंस लिस्ट में क्या है कि आपने सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। आपको ऑथर के बारे में बताना है, आपको उसको ईयर भी बताना है, आप उसको आर्टिकल टाइटल भी बताना है, आपको उसका पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन सारी की सारी वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं तो उसका आपको एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस, यूआरएल भी देना है। तो ये है जी हमारा इन-टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट का जो डिफरेंस है, और ये हमें आ भी सकता है एग्ज़ाम में। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ साइटेशन क्या है जी? इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस और एग्जांपल्स फ्रॉम अ सोर्स लाइक एन आर्टिकल, बुक और वीडियो। आपका साइटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों आप साइट करते हैं? आप सिंपल क्यों नहीं लिख देते? आपने कोई भी बात कहीं पर भी पढ़ी और आप उसको अपने वर्ड्स में बता दीजिए, दैट्स इट, ये चीज़ है। लेकिन नहीं, आपको बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा, आपको सपोर्टिंग एविडेंस जो है, आप जैसे जब भी कोई भी आप अपना केस प्लीड करते हैं कोर्ट में, तो आपको उसके लिए एविडेंस देना पड़ता है कि जी फ़लाँ ईयर में फ़लाँ केस में ये डिसीजन हो चुका है, तो वो आप वहाँ पर कोर्ट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं। जैसे आप अपनी मदर के साथ भी जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आप जब कहते हैं कि जी मुझे ये दें और इनकार हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पर कोर्ट करते हैं, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त आपने फ़लाँ को भी ये दिया था, भाई को भी ये दिया था, या बहन को ये दिया था, तो आप उसको कोट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप साइटेशन लेकर आते हैं ना, जब आप दिन भी याद करवाते हैं, वक्त भी याद करवाते हैं, सारा कुछ याद करवाते हैं, तो वो है आपका रेफरेंस, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो जो सपोर्टिंग एविडेंस है, जो स्ट्रेंथन कर रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके बाद है जी सिग्निफिकेंस क्या है जी? यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज कैन स्ट्रेंथन अ पेपर एंड मेक इट मोर कन्विंसिंग, बट इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल ऑथर। आपका जो ये इन्फॉर्मेशन जो आप किसी डिफरेंट सोर्स से ले रहे हैं और वो आप पुट कर रहे हैं अपने पेपर में, अपने आर्टिकल में, अपने ऐसे में लिख रहे हैं, इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रेंथन होगा, और आपका पेपर, आपका आर्टिकल जो है ज़्यादा कन्विंसिंग होगा और ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। लोग उसको जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे, और इसके अलावा वो जो है आर्टिकल, उसका एक वर्थ, एक स्ट्रेंथ जो है वो प्लेस, स्पेस भी बनेगा, उसका प्लेस भी बनेगा, और उसकी एक जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है वो बनेगी। लेकिन उसमें क्या होगा, वो उसी सूरत में होगा अगर आप उसके ओरिजिनल ऑथर को आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं उसको अगर आप वहाँ पर साइट करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, जो कि आप अगर सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइटेशन का, तो आप ये दोनों पॉइंट्स भी लिखेंगे और आप ये 5 पॉइंट्स भी लिखेंगे, जिसमें ये है कि एक तो ये आपको प्लेजरिज्म से आपको बचा रहा है। बिसाइड्स अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, citing is the right thing to do to give credit to those who had the idea। आपसे पहले जिसको ये आइडिया आया था इस बात का, तो आप उन लोगों को क्रेडिट देंगे, ड्यू क्रेडिट देंगे उनको कोट करके। Number two, shows that you have read and understand what experts have had to say about your topic। इसके अलावा ये बताएगा आपके एग्जामिनर को, आपके रीडर को, कि आपने खुद से कुछ लिख नहीं दिया है, आपने उसके लिए बहुत कुछ पढ़ा है, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। नंबर 3 जो है, इट हेल्प्स पीपल फाइंड द सोर्सेज दैट यू यूज इन केस दे वांट टू रीड मोर अबाउट द टॉपिक। अब क्या होगा, इससे लोग जो हैं वो आपके सोर्सेज को पता चल जाएगा उनको, और अगर वो इस सोर्स तक डायरेक्ट भी पहुंचना चाहेंगे, तो जो आपने सारा वहाँ पर रेफरेंस दिया होगा, वो उस रेफरेंस के थ्रू आपके उस टॉपिक के बारे में मज़ीद जानने के लिए, या उस राइटर ने क्या कहा मज़ीद, उसके बारे में वो वहाँ पर जा सकते हैं। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स। आपके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और उनकी वर्ड्स ज़्यादा हो जाती है, उनका वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो ये उसके लिए एविडेंस का काम कर रहा होता है साइटेशन जो है। इट इज़ प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए एक प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो जो भी उन्होंने कहीं से भी जो भी कोट लिया है, एक्सट्रैक्ट लिया है, वो उसको वहाँ पर कोट करें, और उसका साइटेशन प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करें रीडर्स को। नाउ इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह की होती है जी? अब इन टेक्स्ट साइटेशन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाता है या साइटेशन पे भी आ जाता है, तो आपने फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब जी इन टेक्स्ट साइटेशन को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होती है जी। In text references should immediately follow the title,
word or phrase to which they are directly relevant rather than appearing at the end of long clauses or sentences. अच्छा जी, ये चीज़ जो है वो आपको बताई गई है और इसमें आपके सामने जो है वो एक रेफरेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, जिस तरह से देना चाहिए। यहाँ पर ये दो लोग हैं जी, चार्ल्स एंड डॉना, और इन्होंने 2020 में ये रिसर्च किया है, उन्होंने ये बात कही है और उस बात को इसको मैंने थोड़ा-सा पैराफ्रेज़ किया है, थोड़ा-सा कुछ इसमें वर्ड्स को शफ़ल भी किया है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, तो ये आपको येलो में देने का मतलब ये है कि ये मैंने आपको यहाँ पर इसका रेफ़रेंस दिया है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये चार्ल्स एंड डॉना की रिसर्च है। उन्होंने ये चीज़ जो है ये फाइंड आउट किया और उन्होंने ये चीज़ बताई है। और उसमें ये है कि जब आप इन-टेक्स्ट साइटेशन कर रहे होते हैं, तो आपने जहाँ पर कोई बात किसी की कोट की है, आपने वहीं पर उसका रेफरेंस भी दे दिया। जैसे अभी ये जब हम बात करें, इसके जो डिटेल्ड रेफरेंसेस हैं वो आपको एंड पर मिलेंगे, लेकिन ये इन टेक्स्ट साइटेशन की एग्जांपल जो है वो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको करके दिखा दिया कि एक बात हमने कोट की और आपको कोट करने के बाद जैसी वो बात ख़त्म हुई है, फौरी तौर पर आपको यहाँ पर उसके रेफरेंस मिल गया है जी। तो ये रेफरेंस में आपको सिर्फ आपके पास ऑथर नेम है और आपके पास ईयर है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती जी ऑथर्स नेम इन पैरेंथेसिस। आपने हमेशा ऑथर का नाम जो है वो ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है जी। वन स्टडी फाउंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉम्प्रिहेंडिंग नॉन नेटिव स्पीच इज फेमिलियरिटी विद द टॉपिक। अगर आप इसको नहीं भी करते, आप यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का, ये तो आपको एक ओरिजिनल सोर्स से आपको एक ओरिजिनल सेंटेंस जो है वो यहाँ पर कोट किया गया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जो आप इजीली याद रख सकते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट में जो है यहाँ पर जो उसके ऑथर्स हैं उनके बारे में है, और ऑथर के बाद आप देखिए कि अगर एक ऑथर है तो सिंपल ऑथर के बाद कॉमा लगाएंगे, और अगर दो ऑथर्स हैं तो उनके दरम्यान में आपने देखा कि एंड है, और एंड के बाद हमने दोनों ऑथर्स के लिखने के बाद कॉमा है, और कॉमा के बाद हमारा ईयर है, और जैसे ही हमारी ब्रैकेट बंद होती है तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने जैसे ही रेफरेंस कोट किया है, वो एक टाइटल है, वो एक वर्ड है, वो एक फ्रेज़ है, वो एक फ़ोटो है, इमेज है, जो भी है, आपने वहीं पर फौरी तौर पर उसका आपने रेफरेंस कोट कर देना है। अब रेफरेंस कोट करने के तरीका ये है कि जी आपका ऑथर का नेम जो है वो हमेशा ब्रैकेट्स में आएगा। उसके बाद है जी ऑथर्स नेम पार्ट ऑफ नैरेटिव। उसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप उसको बाद में नहीं लेके जाते और आप ऑथर का नेम जो है वो आप अपनी राइटिंग का हिस्सा बना लेते हैं, और आप इन्वर्टेड कॉमास में उसको नहीं लेके जाते, आपने बता दीजिए गाजर वारोनिस 1984, लेकिन उसमें ईयर को आप फिर पैरेंथेसिस आपके ब्रैकेट में आना चाहिए। फाउंडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉम्प्रिहेंडिंग नॉन नेटिव स्पीच इज फेमिलियरिटी विद द टॉपिक। अब ये देखिए वही बात है जो पीछे हमने की है, उसी बात को डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बताया है, और ऑथर का नाम जो है वो शुरू में आ गया है। उसके बाद है जी ग्रुप एज ऑथर। अब आपके पास एक ऑथर नहीं है, आपके पास एक पूरा ग्रुप है, और उस ग्रुप में ढेर सारे ऑथर्स हैं। अब उसमें क्या होगा जी, मल्टीपल वर्क्स है तो सेपरेट ईच वर्क विद सेमी कॉलन्स। अगर डिफरेंट उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, एक दो आर्टिकल्स हैं और वो आपने यहाँ पर क्लिक किए हैं, तो उसमें फिर आप दो डिफरेंट कामों के दरमियान में आप कोमा सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है। सेमी कॉलन आपको पता है कि कोमा के ऊपर एक फुल स्टॉप होता है, सेमी कॉलन आपको बहुत अच्छे से पता है। अब वो उसमें आप ये करेंगे। अब ये जो आपके सामने एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के बाद जो ये जो सेंटेंस है या ये जो भी हमारी फाइंडिंग है, जो भी हमारा जो एविडेंस है, उस या कोट है या एक्सट्रैक्ट है, वो हमें दो डिफरेंट जगहों पर मिल गया है। जैसे क्लास में भी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर दो चीज़ें हों, डिफरेंट हों, तो फिर उसमें क्या होगा। तो अब ये देख लीजिए कि दो डिफरेंट चीज़ों में हमें एक ही बात मिल रही है, तो हमने उसको पैराफ्रेज किया, नहीं कि हमने अपने वर्ड्स में उसको बयान कर दिया, लेकिन दोनों जगहों पे एक ही बात थी। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास पहला रेफरेंस है उसको हमने लिख दिया कंप्लीट। उसको कंप्लीट लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को बंद नहीं किया, बल्कि हमने सेमी कॉलन लगाया, और उसके बाद क्रेच थॉमस का 2004 का हमने जो लिखा है वो लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारा हो गया कि अगर ग्रुप हो तो फिर क्या करना है। उसके बाद आ जाता है जी डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में आप इन्वर्टेड कॉमास के साथ आपने एज इट इज़ पूरे के पूरे वर्ड्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपका ऑथर है, ऑथर के बाद आप कॉमा लगाकर आप अपना ईयर लिखेंगे, और उसके साथ आप पेज नंबर कोट करेंगे।
जो वहाँ पर मौजूद है, ये आपके आर्टिकल में भी आपको मिल जाएगा, मैगज़ीन, बुक, सब चीज़ों में मिल जाया करता है। तो वो आप वो पेज जो है वो वहाँ पर लिखेंगे, पेज नंबर। इसी तरह से अगर आप उसको जो आपके राइटर का नाम है, अगर आप उसको नैरेटिव का हिस्सा बना रहे हैं, यानी आप अपने सेंटेंस में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, यानी आप तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आपने ईयर जो है वो आप अपने ऑथर्स के साथ ही लिख दिया आपने, और पेज नंबर जो है वो आपने एंड पर लिखा ब्रैकेट के अंदर। या सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जी? इस तरीके पे आप करेंगे। ये कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस से आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब उसके बाद ये हुआ कि डायरेक्ट कोट में तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर तो वो 40 वर्ड्स से आपका कोटेशन जो है, आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो कम है, तो फिर तो आपने ये तरीका यूज़ कर लिया जिसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। और इसमें दो तरीके पर आपने, एक तरीके में तो आप अपने ऑथर्स को एंड पर ले आए, ब्रैकेट के अंदर ले आए, उनके साथ ईयर भी लिख दिया, उनके साथ वो भी लिख दिया। तो कोशिश करें कि आप दोनों में से कोई एक ही तरीका यूज़ कर लें। आपको दोनों तरीके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप दोनों कर सकेंगे, लेकिन अगर बिगिनिंग में आप जो है वो कर रहे हैं तो फिर आप एक ही तरीके को फॉलो करें। हाँ, आपको याद रखने के लिए दोनों तरीके पता होने चाहिए। उसके बाद है जी आपका इंटेक्स साइटेशन। तो अगर 40 वर्ड से ज़्यादा आपके पास टेक्स्ट है, आपने उसको कोट करना है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, आप उसको इंडेंट करेंगे। अब इंडेंट का मतलब क्या है कि आप ये देखिए कि जो ये नोट लिखा है ये आपको एक रेगुलर स्पेस के साथ और रेगुलर जो फॉन्ट साइज़ है उसमें मिल रहा है। लेकिन जो नीचे पैराग्राफ जो हमने कोटेशन यहाँ पर ऐड किया है, जो हमने रेफ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया है, वो आप देखिए कि थोड़ा सा वो हटकर है, उसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा है। तो ये है इंडेंट, इसको आप कहते हैं। जो यूज़र्स हैं जो वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, जो इस पे काम करते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उनको ये चीज़ पता है कि इंडेंट कैसे किया जाता है। तो इंडेंट करने के लिए थोड़ा सा उससे हम जो है वो इंडेंट उसका ज़्यादा करें, उसका स्पेस मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन तरीका फिर वही होता है कि आप उसी तरह से एंड पर अपने ऑथर्स को लेके आते हैं, उसका ईयर लेकर आते हैं और उसका पेज नंबर लेकर आते हैं जी। तो ये इंटेक्स साइटेशन हो जाता है। अब उसके बाद है जी, अगर आपका एक ऑथर है तो आप उसमें सिंपल अपने ऑथर का नाम लिखेंगे, उसका ईयर लिख देंगे। 2 ऑथर्स हैं तो उसके दरमियान में आपने एंड लिख दिया है। 3 to 5 ऑथर्स हैं तो फिर उसमें आप जो है वो आपके पास डिफरेंट तरीका है कि आप या तो सिंपल उसमें कॉमा लगाएं और एंड से पहले आप एंड लगा दें। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, आप एक ही नाम लिखिए और उसके बाद आप लिख दीजिए एट ऑल, और कोमा लगाकर आप जो ईयर है उसको मेंशन कर दीजिए। और अगर आपके 6 और मोर ऑथर्स हैं तो फिर आपने सिंपल नाम लिखा और उसने आपने कह दिया कि एट ऑल। जी, ये हो गया है आपका इंटेक्स साइटेशन का सारे का सारा तरीका। उसके बाद है जी हमारा एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम साइटेशन करें। इंटेक्स साइटेशन जो है वो हमारे सामने है। इसमें जी इंटेक्स साइटेशन में हमारे पास है जी राइटर का नाम लिखा कि जी उस राइटर ने इस ईयर में, दूसरे राइटर ने इस ईयर में, तीसरे राइटर ने इस ईयर में उन्होंने जो है ये अपना काम किया है। उसके बाद है रेफरेंसेस आपने किए, तो उन सबको जब आप रेफरेंसेस में लेकर आएंगे तो आपने उन तीनों को सेपरेटली उनको कोट करना है। उनके डिटेल्ड आपने रेफरेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। जब आप रेफरेंसेस लिखेंगे, साइटेशन में आपने सिंपल उनका जो है वो राइटर का नाम और उसका ईयर जो है वो आपने मेंशन करना है। तो ये तरीका है, इसको हम मज़ीद आगे जाकर इसका कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे जी। अब उसके बाद आ जाता है जी आपको साइट करना कब है, कब आपको लिखना है, कब आपको फील होना चाहिए है कि आपने ये एक्सट्रैक्ट को रेफरेंस के साथ लिखना है। उसमें है जी नंबर 1 कोट। कोट जब आप करेंगे, 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स फ्रॉम अ सोर्स, आपने किसी जगह से लिया है और वहाँ से आपने 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स को आप एज इट इज़ कहीं पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ कोट। तो आप वो जो कोट कर रहे हैं उसके लिए आपको साइटेशन देना पड़ेगा एथिकली। उसके बाद है जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं यानी कि इफ एन आइडिया और इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स इवन इफ यू पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने इन्फॉर्मेशन या आइडिया तो कहीं और से ले लिया है, किसी और सोर्स से, लेकिन उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया,
तब भी आप उसका साइटेशन देंगे, आप उसका रेफरेंस बताएंगे। उसके बाद है जी जनरल वर्सेस अनफेमिलियर नॉलेज। अब इसमें क्या है कि एक नॉलेज होता है कि जो जनरल होता है, सबको पता होता है, तो उसमें क्या होता है, नो नीड टू साइट कॉमन नॉलेज, उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सूरज है वो गोल है, अर्थ इज राउंड है, तो इसके लिए आपको ये कॉमन नॉलेज है, इसके लिए आपको साइट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ इन डाउट वेदर योर इन्फॉर्मेशन इज कॉमन नॉलेज और नॉट, तो इसको साइट करना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है ना कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉलेज है या नहीं है, तो फिर आप उसको ज़रूर उसका रेफरेंस दे दीजिएगा, आप साइट करेगा। नेक्स्ट है जी आपका फॉर्मेट है कि आपके फॉर्मेट्स क्या हैं जी, बुक्स और आर्टिकल्स हैं, आप मटेरियल यूज़ करें, वेबसाइट यूज़ करें, फिल्म, म्यूज़िक, ग्राफ्स, टेबल्स, यानी कि जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है, ज़ाती नहीं है, आप कहीं से कोट करें। हाँ, ज़ाती में भी अगर आपने मतलब 1 साल पहले आपने एक आर्टिकल लिखा है, कैसे लिखा है, आप उसका हवाला भी देना चाहते हो, तो आप अपने आप को भी यहाँ पर कोट करेंगे, आप अपना भी हवाला देंगे, तो उस वक्त है आपने उसको उसकी प्रॉपर साइटेशन वहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है जी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता क्या है जी, प्रेजेंटिंग द वर्ड्स और आइडियाज ऑफ समवन एल्स एज योर ओन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोर्स। अगर आप किसी के वर्ड्स को, किसी के आइडिया को यूज़ करते हैं और आप उसको बताते हैं कि ये मेरा ख्याल है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए साइटेशन दी जाती है कि आप प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं ओरिजिनल सोर्स को। इट्स ओके टू कोट पीपल एंड यूज़ दर आइडियाज़, बट यू नीड टू करेक्टली क्रेडिट देम, कि ठीक है आप यूज़ करें, तो लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर आप उनको क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो सारे का सारा कोटेशन बेस्ड ही हो। इन चीज़ों को जहन में रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइटेशन। आई होप कि आपने इसको समझ लिया। इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।